देन थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से? इट डज नॉट जनरली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, बट इट कैन हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट्स। इनडायरेक्टली द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बाय रेस्पिरेशन। विदाउट ऑक्सीजन नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज पॉसिबल एंड नो ग्रोथ। देखिए, इन्होंने क्या कहा कि जो ऑक्सीजन है ये ग्रोथ को अफेक्ट, रूट्स की जो ग्रोथ है ना उनके लिए तो अहम रोल प्ले करती है, लेकिन शूट्स की ग्रोथ के लिए इतना अहम रोल प्ले नहीं करती। क्यों? क्योंकि देखिए, प्लांट्स का जो एरियल पार्ट है, लीव्स हैं या स्टेम है, वो ओपनली है, उनको तो वैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाती है। जबकि जो रूट्स है वो अंडरग्राउंड होती है, तो उनको ऑक्सीजन ट्रांसफर में थोड़ा क्या होता है, मसला होता है, उनको ऑक्सीजन लेने में थोड़ा ट्रबल आता है। तो इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है उनकी ग्रोथ के लिए। Indirectly, the supply of oxygen is required for energy production by respiration. भाई ऑक्सीजन चाहिए क्यों होती है? हमारे पास लोगों को ये पता होता है कि ऑक्सीजन जो है रिस्पिरेशन के चाहिए होती है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? ऑक्सीजन इसलिए चाहिए होती है कि जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद ऑक्सीजन जो है वो उस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करती है और उसके नतीजे में एटीपी जनरेट करती है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, रेडीमेड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में हर वक्त मौजूद होती है, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। तो रेस्पिरेशन का अमल भी जो है ना वो इसीलिए होता है कि रेस्पिरेशन के नतीजे में होता है क्या है, सांस वगैरह तो हम लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के नतीजे में एनर्जी जनरेट होती है, जिस एनर्जी से सारे बॉडी के प्रोसेस क्या होते हैं, रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी, विदाउट ऑक्सीजन नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज पॉसिबल एंड नो ग्रोथ। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे पास रेस्पिरेशन का अमल नहीं होगा। जब रेस्पिरेशन का अमल नहीं होगा तो एटीपीज नहीं बनेंगे। जब एटीपीज नहीं बनेंगे तो कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट के अंदर नहीं हो सकेगी, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जिसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों आ जाते हैं, चीज़ों का बनना है, टूटना फूटना, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे हाईएस्ट होती है। एनर्जी चाहिए होती है हमेशा हर काम के लिए। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो एटीपीज नहीं होंगे, एटीपीज नहीं होंगे तो ये सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जब सारे प्रोसेस रुक जाएंगे, एंजाइम नहीं काम करेंगे, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी, तो ग्रोथ भी हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। A very high supply of oxygen, however, inhibit growth by photorespiration, which is wasteful process. अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? अब क्या कहते हैं, देखिए हर चीज़ की ना यहाँ पे एतदाल की बात है। हर चीज़ हमें जो है एतदाल में चाहिए, दरमियानी क्वांटिटी में चाहिए, ना बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कमी चाहिए। दोनों ही जो है प्लांट के लिए बुरे साबित होते हैं। तो हमें हर चीज़ क्या चाहिए, नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए। जब बहुत हाई सप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन में तो प्लांट के अंदर एक अमल शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो क्या है, वेस्टफुल प्रोसेस है। होता है क्या है कि चैप्टर नंबर 11 में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस में, और आपने साइकिल्स पढ़ी होंगी, कैल्विन साइकिल, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, प्लांट के अंदर एक कंपाउंड होता है RuBP। ठीक है, RuBP। तो जब RuBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ कंबाइन हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अवेलेबल क्या है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के अंदर ज्यादती में ही मौजूद होती है, तो इजीली RuBP जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है कैल्विन साइकिल में, वो स्टार्ट करवा देता है, मतलब कैल्विन साइकिल को। जब कैल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास बहुत सारे एटीपीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एटीपीज की जनरेशन हो जाती है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन ज्यादती में हो, ठीक है, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन हमें नॉर्मल क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो जाएगी RuBP से। जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगी तो ऑक्सीजन जाके क्या करेगी, स्टार्च की प्रोडक्शन को इनहिबिट करा देगी। ठीक है, स्टार्च की प्रोडक्शन को इनहिबिट करा देगी। जब स्टार्च की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाएगी तो दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, इसीलिए हमने कहा कि जो हाई सप्लाई ऑक्सीजन, ये क्या होता है, वेस्टफुल प्रोसेस है। प्लांट का खाना ही नहीं बन रहा, जब प्लांट का अपना फूड ही नहीं बन रहा, उसकी नरिशमेंट ही नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ भी अफेक्ट हो जाएगी। देन हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड फूड प्रोडक्शन। इफ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, मोर फूड एंड अदर कंपाउंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म विल बी प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके लिए चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। जो हमारे पास खाना है प्लांट का क्या है, शुगर है C6H12O6, तो उसमें जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन है वो दोनों किससे ड्राइव होती है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी सोर्स क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी कार्बन एंड ऑक्सीजन आती है। तो जब यही हमारे पास नहीं होगी तो हमारे ना कार्बन आएगी ना ऑक्सीजन आएगी, तो प्लांट का खाना भी नहीं बनेगा।
ठीक है। द प्रोसेस, इफ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, मोर फूड एंड अदर कंपाउंड न्यू प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस। इन्होंने कहा अगर इसकी सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे और न्यू प्रोटोप्लाज्म जो है प्लांट का बनता रहेगा, जो कि इफेक्टिव है। देन हमारे पास आता है न्यूट्रिएंट। ये हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले टेम्परेचर पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, लाइट पढ़ा, लाइट के 3 कैरेक्टर्स पढ़े, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन। फिर हम क्या पढ़े, ऑक्सीजन पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो या डेफिशिएंसी हो जाए न्यूट्रिएंट की, तो ये एक अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे कि plant growing in nitrogen deficient soil cannot manufacture enough protein and show stunted growth and development. न्यूट्रिएंट्स ही हमने प्लांट के पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, इसलिए हमने नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम को खास तौर से डिस्कस किया था कि हर न्यूट्रिएंट का किस तरह से प्लांट की ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे नाइट्रोजन को ही अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें, तो नाइट्रोजन जो है वो तकरीबन हर चीज़ में ही चाहिए होता है। सबसे मेन जो है वो अमाइनो एसिड में चाहिए होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में चाहिए होता है, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में चाहिए होता है, एटीपी के न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन में चाहिए होता है, तो जितने डीएनए की फॉर्मेशन में चाहिए होता है, तो जितने भी अहम प्रोसेस हैं उन सब में नाइट्रोजन जो है रिक्वायर्ड है। तो अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाए, या वो प्लांट जो ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हो जिनकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो, नाइट्रोजन ना हो, तो जब क्या होगा कि जब ये प्लांट ग्रो करेंगे ना, तो इनकी ग्रोथ क्या होगी, स्टंटेड हो जाएगी। स्टंटेड मतलब छोटी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल में नहीं है, इनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। जब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन आ गया, फिर इस तरह से फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब का भी जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट का बाकायदा कलर चेंज होने लग जाता है, ग्रीन से येलो होने लग जाता है अगर क्लोरोफिल ना बने तो, ठीक है। तो हर एक न्यूट्रिएंट का हर एक अलग रोल है प्लांट की स्ट्रक्चर्स में, प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की डेवलपमेंट में। तो न्यूट्रिएंट जो है वो भी इफेक्टिव अमाउंट में मौजूद होने चाहिए। So this is all about the external condition which affect on the growth of plant. Now we are going to discuss the internal factors which alter the rate of growth. एक्सटर्नल फैक्टर्स के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं और वो किस तरह से प्लांट की ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज हैं। Now come to the internal factors which alter the rate of growth. Internal factors include hormone and genetic constitution of the organism. Internal factors में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास, तो मेन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हार्मोन और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हार्मोन तो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया है, जो प्लांट हार्मोन्स होती हैं, फाइटो हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, जिसमें ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथीन, बहुत सारी हमने पढ़ी है। तो उससे तो आप थोड़ा, आपको नो हाउ हो गया आई गेस। देन आता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट, ठीक है। डीएनए, डीएनए में जो जीन्स होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर एक प्लांट है उसके पास जीन्स हैं कि उसकी हाइट टॉल हो, ठीक है, टॉल जीन्स के प्लांट की जीन्स है उसके पास, तो आप कुछ भी करें वो प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल ही होगी। इसी तरह से अगर एक प्लांट है उसके पास जीन ही ड्वार्फिज्म के हैं, ठीक है, दोनों जीन्स शॉर्ट हाइट के, तो आप चाहे कुछ भी कर लें, हार्मोन हो या कोई भी और फैक्टर हो, लेकिन वो प्लांट की ग्रोथ क्या रहेगी, स्टंटेड ही रहेगी, वो ड्वार्फ प्लांट ही रहेगा, क्योंकि उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है। तो जीन्स का भी बड़ा अहम रोल होता है और हार्मोन्स का भी। These two are connected in such a way that the gene influence growth through the intermediary of hormone. ये भी दोनों सिस्टम जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये दोनों कोरिलेशन में भी काम करते हैं, ठीक है। हार्मोनली भी जो है जेनेटिक मेकअप जो है काम करवाता है, तो ये जो दोनों है ये मिलके भी काम करते हैं। The hormone are also influenced by environmental factor. अच्छा, इसके बाद जो हॉर्मोन्स है, जेनेटिक फैक्टर तो नहीं, लेकिन जो हार्मोनल फैक्टर है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी अफेक्ट होता है। मतलब आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि ये इन्वायरमेंट किस तरह का है, बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट है या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत कोल्ड है या बहुत ज़्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट है। तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ये भी प्लांट की हार्मोनल फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो है कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ताकि जो है प्लांट को वो सेव कर सकें।
देन प्लांट हार्मोन्स में कौन कौन सी आ जाती हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं, उसमें 3 आ जाती हैं हमारे पास, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है सेल डिवीजन कराती है, सेल लॉन्गेशन भी कराती है। गिबरेलिन जो है हमारे पास सेल इलोंगेशन ज़्यादा कराती है, और जो साइटोकाइनिन है ये सेल डिवीजन भी कराती है। लेकिन ये ऑक्सिन के साथ मिलके करवाती है, अकेली इतनी इफेक्टिव नहीं होती कि सेल डिवीजन कराए, तो ऑक्सिन के साथ मिलके इसका ज़्यादा अच्छा रोल है। दे आर इन्फ्लुएंस बाई लाइट, ग्रेविटी एंड वाटर, और ये ऑल्सो फैक्ट होती है किससे इन्फ्लुएंस है, लाइट का, ग्रेविटी का और वाटर का, इनकी प्रोडक्शन पे, इनके मेकअप पे। तो ये थे हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स जिसमें हमने क्या पढ़े, हार्मोन एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरह से प्लांट जो है डिपेंड कर रहे हैं इन सारे फैक्टर्स पे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, और किस तरह से हमें जो है ये सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं इन नॉर्मल अमाउंट, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में ना बहुत ज़्यादा कमी में, क्योंकि वो प्लांट के सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को, उसकी ग्रोथ को, हर चीज़ को क्या कर देंगे, ऑल्टर करके रख देंगे। Now the last topic of this botany section is growth correlation। ये बहुत छोटा सा और बहुत easiest topic है, ग्रोथ कोरिलेशन। देखिए वर्ड से जाहिर है ग्रोथ कोरिलेशन, ग्रोथ जो है वो कोरिलेटेड है, ठीक है। अब किस तरह से कोरिलेटेड है, किन पार्ट्स के दरमियान कोरिलेटेड है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गन विच टेक्स प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज नोन एज कोरिलेशन। प्लांट का जो एक ऑर्गन है, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है वो रिलेटेड है किससे, प्लांट के दूसरे ऑर्गन की ग्रोथ से, और ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करें। अगर एक ऊपर की जानिब ग्रो करे तो दूसरा अपोजिट जानिब ग्रो करेगा, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या फिर ग्रोथ कोरिलेशन। Now, apical dominance is the most important correlation found in plant. It is the most common observation that during the growth of apical bud, growth of lower axillary bud is suppressed. When the apical bud is removed, the growth of axillary bud is initiated. It means the active growth of aphysis control the development of the lateral bud. देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस की टर्म हमने जो है चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज़्यादा डिस्कस करी है। अपाइकल डोमिनेंस क्या होती है, सबसे पहले तो अपेक्स पता होना चाहिए कि एपेक्स क्या होते हैं, जो टॉप मोस्ट पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। तो अपाइकल डोमिनेंस से क्या मुराद है कि अगर हम स्टेम की बात करें तो जब एक प्लांट है तो उसके जो सेंट्रल स्टेम है उसका जो एपेक्स पार्ट है, मतलब टॉप मोस्ट पार्ट वो क्या है, ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपाइकल डोमिनेंस कहेंगे। अब इस अपाइकल डोमिनेंस का को रिलेशन हमने कहा ना कि इसमें तो हम को रिलेशन पढ़े, तो क्या को रिलेशन है, जब अपाइकल डोमिनेंस हो रही होती है या अपाइकल ग्रोथ हो रही होती है एपेक्स की, तो जो लेटरल डोमिनेंस है, ठीक है, जो लेटरल अपेंडेजेस हैं या तो फिर जो एक्सिलरी बर्ड है उसकी क्या हो जाती है, ग्रोथ सप्रेस्ड हो जाती है, ठीक है। एक की ग्रोथ ऊपर की जानिब हो रही है, वो लंबान की जानिब जा रहा है, लेकिन दूसरे की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, बिल्कुल सप्रेस्ड हो गई है। एक्सिलरी बर्ड जो है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। तो अब हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं कि हम क्या करते हैं कि अपाइकल बर्ड जो होती है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, या जो प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, जो ग्रोइंग रीजन है, जो एपेक्स है, उसको क्या करेंगे, हम ऊपर से कट कर देंगे। जब हम ऊपर से कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्सिलरी बर्ड है और जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब प्लांट की जो साइड वेज है या अपेंडेजेस है उनकी ग्रोथ ईजिली हो जाएगी, क्योंकि हमने जो उसका को रिलेटेड पार्ट था एपेक्स वाला वो क्या कर दिया, कट कर दिया। तो समझ क्या है आप लोगों को कि जैसे जब एक पार्ट की ग्रोथ हो रही है तो वो दूसरे को क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है। जब हमने उस पार्ट को काट दिया तो जो सेकंड पार्ट सप्रेस हो तो उसकी ग्रोथ होना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इट मीन्स एक्टिव ग्रोथ ऑफ अपाइसिस कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड। वही बात हो गई कि जो ग्रोथ एपेक्स की ग्रोथ है वो किसको कंट्रोल करिए, लेटरल बर्ड की ग्रोथ को कंट्रोल करिए। तभी जब हमने उसको कट करा तो लेटरल बर्ड की ग्रोथ क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। In other words, we can say that auxin is responsible for apical dominance and responsible for inhibiting the growth of lateral bud. अच्छा, ऑक्सिन जब हमने पढ़ा था तो हमने ऑक्सिन का मेन फीचर पढ़ा था कि वो अपाइकल डोमिनेंस करवाता है ना।
तो हमने ये कहा कि ऑक्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपाइकल डोमिनेंस के लिए और इनहिबिटिंग करवाता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड की, मतलब वो लेटरल जो साइड के अपेंडेजेस हैं उनको ग्रो होने नहीं देता, सिर्फ अपेक्स की क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। द इनहिबिशन ऑफ लेटरल बड इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट एंड द रिमूवल ऑफ अपेक्स रिलीज द लेटरल बड फ्रॉम द अपाइकल डोमिनेंस इज कॉल्ड द कंपनसेटरी इफेक्ट। जो लेटरल बड की इनहिबिशन हो रही है अपाइकल डोमिनेंस की वजह से, जो लेटरल बड की इनहिबिशन हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इनहिबिटरी इफेक्ट कहेंगे। और जब हमने क्या करा इसको मैनेज करने के लिए, जब हमने अपाइकल पार्ट को रिमूव किया, जब अपाइकल पार्ट को रिमूव किया तो जो लेटरल बड थी वो क्या हुई, ग्रो करना स्टार्ट हो गई, ठीक है, वो इनहिबिटरी इफेक्ट से बाहर आई और ग्रोथ करना स्टार्ट कर दी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपनसेटरी इफेक्ट, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द इनहिबिशन ऑफ लेटरल बड इज कॉल्ड इनहिबिटरी इफेक्ट। सिंपल जो इनहिबिशन हो रही है लेटरल बड की वो क्या कहला रहा है, इनहिबिटरी इफेक्ट करा रहा है। और उसके बाद जब हमने एपेक्स को रिमूव कर दिया, द रिमूवल ऑफ एपेक्स रिलीजेस द लेटरल बड फ्रॉम अपाइकल डोमिनेंस इज कॉल्ड कंपनसेटरी इफेक्ट। जब हमने रिमूव किया एपेक्स को तो उसने लेटरल बड को अपाइकल डोमिनेंस से निकलवाया और उसकी ग्रोथ करवाना स्टार्ट करे, तो इसको हमने क्या कह दिया, कंपनसेटरी इफेक्ट। Then cytokinin also play an important role and it is applied directly on inhibited bud. It allow lateral bud to be released from apical dominance. साइटोकाइनिन का अगर हम स्प्रे करें लेटरल बर्ड के ऊपर तो वो डायरेक्टली भी इफेक्ट करता है, वो इनहिबिटेड बर्ड्स जो हैं उनको निकलवाता है अपाइकल डोमिनेंस से और उनकी ग्रोथ करवाता है। In the same way, in the presence of auxin, other hormone like फ्लोरेजन, एब्सिसिक एसिड become suppressed. जब ऑक्सिन मौजूद होता है या जब ऑक्सिन काम कर रहा होता है तो दूसरी हार्मोन से जैसे कि एब्सिसिक एसिड और फ्लोरेजन ये क्या करती है, सप्रेस्ड हो जाती है। इनका इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आता क्योंकि इनका इफेक्ट ऑक्सिन की वजह से सप्रेस्ड हो जाता है। प्लांट दैट हैव डेंस ग्रोथ हैव वेरी लिटिल अपाइकल डोमिनेंस। वो प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं जिनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके अंदर अपाइकल डोमिनेंस क्या होती है, बहुत कम होती है, अपाइकल डोमिनेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो दिस इज द एंड ऑफ द बॉटनी सेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ कम टू द Q&A सेक्शन। तो जो पूरा हमने चैप्टर पढ़ा है उसका समरी जो है हमारे इस क्वेश्चन आंसर सेक्शन में होती है। ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन का मकसद यही होता है कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ें तो हमें जब पूरा चैप्टर जो हम पढ़ के आए हैं उसके आंसर्स हम दे सकते हैं या नहीं, ये हमारी सेल्फ असेसमेंट भी होती है। तो आप लोग भी जब हम ये करते हैं तो आप लोग मेरे साथ इसको रिकॉल क्या करें ताकि आपको भी समझ आए कि कितना जो है आपने अंडरस्टैंड किया लेक्चर को। Now, what is apical growth? Describe the phase of apical growth. Apical growth क्या होती है और इसके phases क्या होते हैं? तो अपाइकल ग्रोथ क्या होती है, जिसमें एपेक्स ग्रो करता है, अपाइकल मेरिस्टम जिसने पढ़ा था। फेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं, 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ हमने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े, फॉर्मेटिव, इलोंगेटिव एंड डिफरेंशिएटिव। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। दिस अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या थे एक्सटर्नल क्वेश्चन, जरा आप मुझे बताएं सोच के, क्या क्या थे हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर जो कि प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, रिकॉल करें। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास क्या थे, लाइट थी, टेम्परेचर था, लाइट के हमने लाइट इंटेंसिटी पढ़ा, लाइट ड्यूरेशन पढ़ा, लाइट क्वांटिटी क्वालिटी पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था। ये सारे क्या थे, प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। तो आप मुझे बताएं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा प्लांट्स के अंदर, इसका जवाब आपने खुद सोचना है। What do you mean by growth correlation? Explain it with the help of example. Growth correlation क्या होती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, सबसे लास्ट टॉपिक ही हमारा ग्रोथ कोरिलेशन था कि किस तरह से प्लांट का एक पार्ट की ग्रोथ जो है वो दूसरे पार्ट की ग्रोथ से क्या होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है, अफेक्टेड होती है या कनेक्टेड होती है, ठीक है। एक अगर ग्रो कर रहा है, अपाइकल डोमिनेंस है, तो लेटरल क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, लेटरल बड की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसलिए हमने ऑक्सिन वाली बात पढ़ी, साइटोकाइनिन का रोल पढ़ा था। देन हाउ मैनी वेज द लाइट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ग्रोथ। अगेन ये उसी फैक्टर्स में से आ गया कि किस तरह से लाइट जो है किन किन अंदाज से जो इफेक्ट करती है। तो इसमें आप वही बताएंगे कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन एंड लाइट की क्वालिटी। Do the cell beneath the formative phase differ from each other? Formative phase के नीचे जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं या नहीं, बताइए। Why growth is different from development?
क्यों ग्रोथ जो है वो डिफरेंट है डेवलपमेंट से? दिस इज द की कॉन्सेप्ट जो हमने सबसे पहली स्लाइड में और चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट एंड हाउ दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज सिंपली द enlargement of the या इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट और विथ ऑफ द प्लांट, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ आ जाता है। एंड डेवलपमेंट इज द होल टाइम स्पैन और whole time period in which the gamete is transformed into zygote and zygote into embryo and then embryo into individual। ठीक है, ग्रोथ क्या कहा मैंने कि ग्रोथ जो है सिंपली जो है प्लांट की हाइट बढ़ना और प्लांट का डायमीटर बढ़ना, उसकी थिकनेस बढ़ना क्या होती है? ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट क्या होती है? जिसमें प्लांट के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, प्लांट की पूरी प्रोग्रेसिव चेंजेस आती है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं गैमीट से लेके जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद जो पूरा एक इंडिविजुअल बनता है, पूरा जो एक प्लांट बनता है, तो ये क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.